एक्स-रे स्पेक्ट्रा। मेरे पीछे जो बोर्ड पे है वो डायग्राम बना हुआ है स्टर्न गार्लेच एक्सपेरिमेंट का। ये स्टर्न और गार्लेच नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया कि अगर सिल्वर एटम्स को हीट करके एक स्लिट के थ्रू पास किया जाए तो वो आपको इलेक्ट्रॉन की स्पिन और स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में कैसे बताते हैं। तो मेनली जो एक्सपेरिमेंट था ये था एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में एंड स्पेस क्वांटाइजेशन। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन साइंटिस्ट ने ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बेस पे भी उनमें मोमेंटम होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इधर एक ओवन बना हुआ है, ये दो मैग्नेट के पोल्स है यानी कि मैग्नेट के बीच में से उनको पास करवाया गया है। ये एक स्क्रीन के ऊपर इस हीटेड सिल्वर के एटम्स को यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक इन एटम्स को हीट किया गया था। उसके बाद इनकी स्प्लिटिंग को इन दो पॉइंट्स ए और बी पे नोट किया गया। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है हीटेड एजी एटम, हीटेड सिल्वर के एटम्स है इसके अंदर, और इसको हीट करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर ओवन का यूज किया है जो किसी टेम्परेचर पे सेट है। एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर आने के बाद ये जो हीटेड सिल्वर के एटम्स हैं इनमें एक्सेलरेशन आ जाएगा और ये इस स्लिट के थ्रू बाहर निकलना शुरू कर देंगे। जिस ओवन में इनको हीट किया गया था उससे बाहर निकलना शुरू कर दिया। जब तक वो टेम्परेचर रीच नहीं करेंगे तो ये एटम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन जैसे ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे तो एटम इस ओवन के अंदर से मोमेंटम के थ्रू पास आउट होना शुरू कर देंगे। तो मान लीजिए एटम्स की एक बीम यहाँ से निकली, ये जो बीम है ये सिल्वर के एटम्स की बीम है। ठीक है, अब इस बीम को स्लिट में से पास करवाया गया। स्लिट में से क्यों पास किया गया, क्योंकि अगर स्लिट में से पास नहीं करवाओगे तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएगी। अगर मान लीजिए ये स्लिट यहाँ पे ना लगी होती या फिर ये स्लिट यहाँ पे नहीं होती तो ये बीम हर तरफ फैल गई होती। इस बीम को पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए इस सिल्वर एटम्स को की जो बीम थी उसको स्लिट में से पास करवाया गया। इस स्लिट में से पास करवाने के बाद इनको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, और कोई सा मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फील्ड लगा रखा है नॉर्थ और साउथ पोल आपको मैग्नेट के दिख रहे हैं, ये फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इन सिल्वर एटम्स की बीम को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाया गया। पास करवाने के बाद इसकी जो स्प्लिटिंग देखी गई स्क्रीन पे वो दो पॉइंट पे देखी गई, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, यानी कि सिल्वर एटम के जो ट्रेसेस थे वो दो पॉइंट पे ऑब्जर्व किए गए। कितने नंबर ट्रेस आए हमारे पास, दो, ए और बी। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने सिल्वर एटम्स को हीट किया, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाया, तो सिल्वर के जो एटम्स थे वो दो डायरेक्शन में स्प्लिट हो गए, यानी कि उन्होंने दो जगह पे अपने निशान छोड़े, एक इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे, एक किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। मेन बात जो इस पे ध्यान रखने की वो ये ध्यान रखने की है कि फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो इस बीम के ऊपर टॉर्क तो लगेगा। जैसे मान लीजिए अभी जो आपने फील्ड अप्लाई किया गया वो करंट है नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म की तरह आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कंडीशन सिर्फ ये चेंज हो जाएगी। ये जो जब बना हुआ है डेल dz अपॉन डेल z, इसका मतलब ये है कि फील्ड जो है, फील्ड में चेंज, b मैग्नेटिक फील्ड का चेंज अलोंग z डायरेक्शन वो कांस्टेंट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है पर कांस्टेंटली चेंज नहीं हो रहा, वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 है। अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा होता या फिर उसमें चेंज नहीं होता तो ये इक्वल टू 0 आता। अब नॉट इक्वल टू 0 है मतलब इसमें कोई भी कांस्टेंट चेंज नहीं है, फील्ड जो आपने अप्लाई किया गया है वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड अप्लाई करते तो क्या कंडीशन रहती, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म की जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया होता एजी एटम्स will experience torque but not force।
जब आपने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो सिल्वर के एटम्स पे टॉर्क भी लग रहा था प्लस एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स भी लग रहा था नॉन यूनिफॉर्म की वजह से। लेकिन जैसे आप यूनिफॉर्म फील्ड अप्लाई करेंगे तो टॉर्क तो लगेगा हर एटम पे, लेकिन उनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इसीलिए हमेशा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड अप्लाई किया जाता है, यूनिफॉर्म फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता। एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाई वी डू नॉट यूज इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्टली। जब भी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उससे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने सिल्वर के एटम्स को क्यों यूज किया है, आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन को यूज कर लो उस एक्सपेरिमेंट में। भाई आपको उसकी स्पिन से ही मतलब है ना, आपको उसकी स्पिन प्रूव करनी है, तो आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन यूज कर लो, आप सिल्वर का पूरा एटम क्यों यूज कर रहे हो। तो साइंटिस्ट ने क्या आंसर दिया, इलेक्ट्रॉन इज इटसेल्फ अ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक चार्ज पार्टिकल है। आपको पता है जो भी हमारे एटम्स होते हैं वो पूरा होल एटम क्या होता है, न्यूट्रल। जितना चार्ज उसके न्यूक्लियस पे उतना ही चार्ज उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स पे है, तो एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली यूज करेंगे तो उसके ऊपर इस फोर्स की जगह एक लोरेंज फोर्स भी काम करेगा। लोरेंज फोर्स क्या होता है, जो किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगता है जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। सो इट विल experience a net Lorentz force also. In addition to force due to non-magnetic field, non-uniform field. ये कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली यूज करोगे तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज पार्टिकल होने की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। वो तो चाहे आप एटम लो, इलेक्ट्रॉन लो, प्रोटॉन लो, अल्फा पार्टिकल लो, कुछ भी लो, सबके ऊपर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर एक चार्ज तो लगेगा, एक फोर्स तो लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के चार्ज पार्टिकल होने की वजह से उस पर एडिशन में एक फोर्स और लगेगा, जो फोर्स है आपका लोरेंज फोर्स। इसीलिए आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अब आगे पढ़ते हैं। कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन था, जो भी आपने सिल्वर के एटम यूज किए, उसकी ग्राउंड स्टेट क्या थी। तो सिल्वर एटम की ग्राउंड स्टेट होती है 2s1/2। उसमें बाहर की शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस शेल में लाई करता है। तो अगर 2s1/2 है तो इसके अकॉर्डिंग s की वैल्यू कितनी आ गई, 2s+1 = 2 में 2s+1 = 2 है, तो s की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। तो s की वैल्यू 1/2, अगर s है ऑर्बिटल तो l की वैल्यू 0 और j की वैल्यू भी 1/2। ये सिल्वर एटम की ग्राउंड स्टेट है जिसमें स्पिन क्वांटम नंबर 1/2, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0 और j टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो गया 1/2। तो इसकी वजह से s यहाँ पे 1/2 है, l 0 है, तो कोई भी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। इसलिए सिल्वर एटम के पास केवल स्पिन क्वांटम नंबर होता है, उसकी केवल स्पिन होती है, कोई भी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। लेकिन फिर भी वो स्प्लिटिंग शो कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉट एनी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इसके पास कोई भी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, इट शोज स्प्लिटिंग, फिर भी ये स्प्लिटिंग शो कर रहा है। इसके पास केवल स्पिन क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ही नहीं ऑर्बिटल, लेकिन फिर भी स्प्लिटिंग शो कर रहा है। इट मींस इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से भी स्प्लिटिंग होती है। और यही दिखाया गया था स्टर्न-गार्लच एक्सपेरिमेंट में कि आप कोई भी ऐसा एटम ले लीजिए जिसके पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर नहीं है, केवल स्पिन क्वांटम नंबर है, लेकिन फिर भी वो स्पिन
फिर भी वो स्प्लिटिंग शो करेगा। यही मकसद था स्टेन और गार्लिच नाम के साइंटिस्ट का कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास अगर किसी एटम के पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, केवल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, तो भी वो स्प्लिटिंग शो करेगा। अब देखो अगर स्प्लिटिंग शो कर रहा है तो उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रेसेस दिखाएंगे। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर स्प्लिटिंग शो कर रहा है तो नंबर ऑफ ट्रेसेस कितने होंगे। नंबर ऑफ ट्रेसेस ऑन द स्क्रीन हम पहले ही देख चुके, कितने आते हैं 2, लेकिन उस बात को प्रूव करते हैं। अगर j की वैल्यू 1/2 है तो नंबर ऑफ ट्रेसेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 × j+1। तो लगाओ 2 × j की वैल्यू 1/2, 2 × 1/2 + 1, तो 1 + 1 2। ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ ट्रेसेस इस फॉर्मूले से। और एक्सपेरिमेंटली जब आपने देखा तो वो भी 2 ही ट्रेसेस थे। कौन से? यहाँ पे पॉइंट था A और यहाँ पे पॉइंट था B। केवल इन्हीं 2 पोजीशन पे ही आपको उस एटम की स्प्लिटिंग दिख रही थी और यही बात मैथमेटिकली प्रूव होती है। इसीलिए इन साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट सफल रहा था कि कोई भी ऐसा एटम जिसके पास केवल स्पिन क्वांटम नंबर हो वो भी स्प्लिटिंग शो करेगा, अपनी स्पेस क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी को दिखाएगा और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप उसके नंबर ऑफ ट्रेसेस भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक था आपका स्टर्न गार्लिच एक्सपेरिमेंट। अब आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सरे का स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं एटम का एक्सरे स्पेक्ट्रा। अब देखो अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सरे स्पेक्ट्रा। एक्सरे स्पेक्ट्रा क्या मतलब, एक्स रेज की, यानी कि जब बहुत सारी रेज इकट्ठी होती है उसको बोलते हैं बीम्स, और जब बहुत सारी बीम्स का स्पेक्ट्रा बनता है उसको बोला जाता है एक्सरे का स्पेक्ट्रा। तो अभी जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में जो है वो है एक्सरे का स्पेक्ट्रा। तो एक्सरे, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? सबसे पहली बात वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है एक्सरे, जिसकी वेवलेंथ रहा करती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 एंगस्ट्रॉम तक। बहुत ही कम वेवलेंथ, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ही कम। एक्सरे का कई बार किसमें यूज होते हैं, मान लीजिए आपको चोट लग जाती है एंकल में या नी में, कहीं पे भी जो इंटरनल इंजरी होती है उसको देखने के लिए कई बार एक्सरे का यूज किया जाता है। जब बाहर से उस चोट को हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते तो उसके लिए एक्सरे का यूज किया जाता है। यानी कि एक्सरे की अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हाई है, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से एक्सरे किसी भी चीज में पेनिट्रेट कर जाती है, इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होने की वजह से ये पत्थर के अंदर भी पेनिट्रेट कर सकती है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से पेनिट्रेशन पावर हाई होती है। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। पेनिट्रेशन पावर इसकी ज्यादा होगी। तो बात ध्यान रखो, अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। सेकेंड थिंग इज, एक्सरे का जो स्पेक्ट्रा होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा, एंड सेकेंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा 2 तरह का स्पेक्ट्रा होता है। तो दोनों तरह के स्पेक्ट्रा हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले पढ़ेंगे कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा, सेकंड पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा। देखो कंटिन्यूअस में देखो, एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए मैं कोई भी सर्किट बनाती हूँ ऐसे,
एनोड होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे मैंने कोई भी मेटल ले लिया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको एनोड भी बोलते हैं। दूसरी साइड ये कोई भी फिलामेंट है, जैसे आप कोई बल्ब ले लीजिए। अब हम जो अपने घर पे नॉर्मल बल्ब यूज करते हैं, उस नॉर्मल बल्ब में भी एक फिलामेंट होता है, अंदर की साइड ऐसे छोटे से वायर रोटेट किए होते हैं, एक दूसरे से कर्ल्ड अप होते हैं। तो ऐसे ही एक फिलामेंट लिया गया है। अगर आप बल्ब को ज़्यादा देर तक हीट करते हो तो कभी उस पर हाथ लगा के देखना, बल्ब बाहर से भी गर्म होता है। हालांकि जितनी हीट उसके अंदर होती है उतनी हीट बाहर तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उसके अंदर नियॉन गैस फिलअप होती है, तो वो उस हीट को इतना बाहर तक नहीं पहुंचने देती। हीट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमेशा हीट जनरेट होती है। तो यहाँ पे फिलामेंट लिया गया है, जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगी वैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट होने की वजह से ये फिलामेंट गर्म होगा और इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए मैंने इस बल्ब को या इस सर्किट को मैंने ऑन कर दिया। इस सर्किट को स्विच ऑन करने के बाद इस फिलामेंट को हीट होगा। सबसे पहली बात क्या लिखी जाएगी, सबसे पहला होगा हीटिंग ऑफ फिलामेंट। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा है। सबसे पहले हीटिंग ऑफ फिलामेंट, यहाँ से स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन अंदर गया मतलब करंट प्रोड्यूस हुआ। करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से ये फिलामेंट हीट करेगा। जैसे ही फिलामेंट हीट करेगा ये इलेक्ट्रॉन को बाहर प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। सेकंड पॉइंट है अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड एनोड। अब इलेक्ट्रॉन अगर एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुए तो ये इस एनोड को क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड पे जाके पहुंचेंगे, इस मेटल टारगेट को हीट करेंगे। और जब ये मेटल टारगेट अपने आप को डीएक्सेलरेट करेगा, यानी कि जब अपने आप को ठंडा करेगा, अपने अंदर से हीट को बाहर निकालेगा, तो वो हीट जो बाहर निकालेगा वो एक्सरे रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकालेगा। थर्ड पॉइंट डी हीट, यानी कि हीट इसमें से जब बाहर निकलेगी। डी हीट ऑफ मेटल टारगेट प्रोड्यूस एक्सरे रेडिएशन। और वो जो एक्सरे रेडिएशन निकलेगी वो कंटिन्यूअस एक्सरे रेडिएशन की फॉर्म में निकलेगी। यानी कि यहाँ तक का जो भी एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा वो कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा के लिए था। एक बार दोबारा रिवाइज करो। जैसे ही मैं इस सर्किट को कंप्लीट करती हूँ, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को जनरेट करवाती हूँ। इलेक्ट्रॉन मैंने जनरेट करवाए इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन के जनरेट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो ये मेटल का जो फिलामेंट है या किसी भी एलिमेंट का जो फिलामेंट है ये हीटअप हो जाएगा। अगर ये हीटअप होगा तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने डायरेक्शन कौन सी होगी, जिस डायरेक्शन में एनोड लगा हो, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से ये मेटल टारगेट इलेक्ट्रॉन को की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब अपने आप को ये कूल करेगा, यानी कि जब अपने अंदर से हीट को बाहर निकालेगा, तो वो हीट एक्सरे रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकलेगी और उसी को बोला जाता है कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा। तो ये थी आज तक की वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो में स्टर्न गार्बेज एक्सपेरिमेंट और कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा का एक्सपेरिमेंटली फिगर समझ में आ गया होगा। जब अगली वीडियो करेंगे तो उसमें कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा में डिफरेंस पढ़ेंगे और मैथमेटिकली ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए पिछली वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।